हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग टैक्स से रिलेटेड एक नए टॉपिक को समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में DTA भी बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कहीं कहीं इसी टॉपिक को डबल टैक्सेशन रिलीफ भी बोला जाता है। दोनों सेम टॉपिक है, नाम अलग अलग है, बट दोनों टॉपिक सेम है। इसको दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे DTR, डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि डबल टैक्सेशन होता क्या है। और इससे पहले अगर हम लोग एक चीज ये देखें, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में जो हम लोग को इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन मिलता है, ये 3 सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। सेक्शन 90, सेक्शन 90, 90A और 91। ये 3 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का है, जिसको हम लोग जब रीड करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रोविजन मिलता है। DTA से रिलेटेड प्रोविजन वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे DTA के बारे में बताया गया। सबसे पहले अगर हम लोग डबल टैक्सेशन का बात करें तो ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन मतलब क्या, टर्म से ही पता चल रहा है, डबल टैक्स लगना, एक ही इनकम पे डबल टैक्स लगना, वही चीज हो गया डबल टैक्सेशन। यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का चीज हम लिखे, डबल टैक्सेशन मीन्स द सेम इनकम गेटिंग टैक्सेड ट्वाइस इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। डबल टैक्सेशन कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगना। एक ही एसएससी के हैंड में क्या हो रहा है, दो, एक ही एसएससी है, एक ही इनकम है, और उसको दो दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ये होता है कि जो हमारा डबल टैक्सेशन होता है ना, डबल टैक्सेशन मतलब सेम इनकम पे दो बार जो टैक्स लगता है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है डबल टैक्सेशन, जो हमारा होता है डबल टैक्सेशन, ये हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन, और दूसरा होता है जुडिशियल जुडिशियल डबल टैक्सेशन। ठीक है, डबल टैक्सेशन, दो टॉपिक हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये दो टाइप से डबल टैक्सेशन हो सकता है। अब इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है कि हमारा एक इनकम पे दो एसएससी को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग समझें, अगर कोई कंपनी है, इनकम अर्न किया, इनकम पे तो कंपनी टैक्स दिया है, इनकम जो है वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल है ही। अब उसी से डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को देता है, आज के डेट में हम लोग अगर मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन है कि डिविडेंड पे शेयर होल्डर को, कंपनी को भी डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कंपनी भी टैक्स देता है, और शेयर होल्डर के हैंड में भी अगर टैक्सेबल हो जाए, आज के डेट में ऐसा होता नहीं है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, एक ही इनकम तो एक ही है ना, वो जो इनकम है, कोई कंपनी बिजनेस किया, 1 लाख रुपए अर्न किया, 1 लाख, ये 1 लाख का जो अर्निंग हुआ कंपनी का, इस पे कंपनी भी टैक्स दिया। ये जब इनकम डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर के हैंड में जा रहा है तो शेयर होल्डर भी टैक्स दे रहा है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। इसी टाइप का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक फर्म के केस में। फर्म के केस में क्या हो सकता है, मान लेते हैं जो फर्म इनकम अर्न किया, आज के डेट में क्या होता है, अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म कोई भी इनकम अर्न करता है, इसी टाइप के एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। कोई पार्टनरशिप फर्म है जो 1 लाख रुपए का इनकम अर्न करता है, इस पे फर्म तो टैक्स दे दिया। ठीक है, अब ये जो इनकम है, ये क्या हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लेते हैं दो पार्टनर था, ए और बी, दोनों को 50-50 हज़ार रुपए का ये पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनल प्रॉफिट था ये मिल गया। ठीक है, इसमें टैक्स देने के बाद। ठीक है, अब आज के डेट में ये दोनों जो इनकम होता है ना, 50-50 हज़ार रुपए, ये पार्टनर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है। बट मान लेते हैं ये भी अगर टैक्सेबल होता, तो ये सिचुएशन जो था इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन का केस बन जाता। इस टाइप से हमारा होता है इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन, मतलब एक ही इनकम पे दो आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जुडिशियल डबल टैक्सेशन में एक ही इनकम है, लेकिन एक ही इनकम पे जुडिशियल डबल टैक्सेशन, जुडिशरी डबल टैक्सेशन मतलब क्या हो गया, दो जुडिशरी पे। ठीक है, दो जुडिशियल में एक ही इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे हम लोग कोई इनकम अर्न किए, अभी एक हम लोग अगर एग्जांपल समझे, एनआर जो होता है, जो रेसिडेंट होता है, इंडियन रेसिडेंट जो होता है, इसके हैंड में टोटल इनकम टैक्सेबल होता है।
जो भी इनकम इंडियन रेसिडेंट अर्न करेगा, या तो इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया में, दोनों इनकम इसके हैंड में टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर रहा तो। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जो मोहन है ये इंडियन रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके हैंड में क्या होगा, अगर कुछ इनकम ये इंडिया में अर्न किया उस पर भी टैक्स देना है, आउटसाइड इंडिया अर्न किया उस पर भी टैक्स देना है। मान लेते हैं मोहन जो है ये यूएसए से कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है, यूएसए में कुछ इंटरेस्ट अर्न किया। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम है $10,000 का, ठीक है, ये $10,000 का जो इंटरेस्ट इनकम है इस पे यूएसए का गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, क्योंकि ये वहां पे अर्न किया, तो यूएसए का गवर्नमेंट भी लेगा, और उसके बाद इंडिया में भी इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी डबल टैक्सेशन। इससे रिलेटेड हम एक पीडीएफ नीचे शेयर किए हैं, इसके थ्रू हम लोग थोड़ा ये समझते हैं। ये पीडीएफ जो है सीएमए फाइनल इंस्टीट्यूट के मटेरियल का है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबल टैक्सेशन जो होता है ये दो टाइप का हो सकता है, इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन और दूसरा जुडिशियल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन में क्या होता है, सेम इनकम टैक्सेड इन टू और मोर कंट्री बट इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर। यहाँ पे एक ही इनकम पे टैक्स लगता है लेकिन डिफरेंट टैक्स पेयर्स हो जाता है, जैसे बिजनेस प्रॉफिट एंड डिविडेंड इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट जो है कंपनी का, अगर वही डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हो सकता है दूसरे कंट्री में वहाँ पे टैक्स लग रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, अगर कोई इंडिया का एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड का जो अर्निंग है इस पे इंडिया में तो टाटा कंपनी टैक्स दे दिया। अब कोई एक फॉरेन का शेयर था, फॉरेन का एक शेयर होल्डर था, श्रीलंका का एक शेयर होल्डर था, एक पर्सन था जो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो जो टाटा डिविडेंड इसको देगी श्रीलंका के उस पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन को वहां पर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम एक ही है जिसपे टाटा कंपनी इंडिया में भी टैक्स दी, और ये जो श्रीलंका का पर्सन है शेयर होल्डर है उसको वहां पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन वाला सिचुएशन। दूसरा जो होता है ये होता है जुडिशियल टैक्सेशन वाला सिचुएशन। जुडिशियल डबल टैक्सेशन का सिचुएशन में क्या होता है, टू और मोर स्टेट लेवी टैक्सेस ऑन सेम एंटिटीज ऑन सेम इनकम फॉर आइडेंटिकल पीरियड्स। ठीक है, एक ही इनकम, एक ही इनकम पर दो लोग टैक्स लगा रहे हैं, दो गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, दो स्टेट टैक्स लगा रहा है। ठीक है, अराइज ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लेम ऑफ टैक्स जुरिसडिक्शन। ठीक है, जिसके कारण ये हमारा सिचुएशन अराइज होता है। तो जनरली ये चीज हमारा होता है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन हमारा इस तरह से दो टाइप से हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जो कोई भी कंट्री डबल टैक्सेशन एक्चुअल में होता क्यों, इसका रीजन समझना हम लोग को पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री जो टैक्स चार्ज करता है ना, ये या तो रेसिडेंस के बेसिस पे चार्ज करता है या तो सोर्स के बेसिस पे, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे या तो सोर्स के बेसिस पे। मतलब कोई भी कंट्री ये बोल सकता है कि ये पर्सन हमारा रेसिडेंट है इसलिए इसका सारा इनकम टैक्सेबल, या तो ये बोल सकता है कि ये इनकम हमारे कंट्री में अर्न हुआ है इसलिए इस इनकम पे टैक्स लगेगा, जो चीज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में देखते भी हैं। इनका हमारे अगर हम लोग इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का बात करें तो वहाँ पे रेसिडेंशियल बेसिस पे भी टैक्सेशन होता है और सोर्स के बेसिस पे भी टैक्सेशन होता है, दोनों बेसिस हम लोग यूज करते हैं। इंडियन इनकम टैक्स जो है इसमें ये दोनों बेसिस को यूज किया गया। अब होता क्या है, कोई एक कंट्री है जो रेसिडेंशियल रूल के कारण या रेसिडेंशियल रूल को फॉलो कर रहा है टैक्स चार्ज करने के लिए। कोई दूसरा कंट्री वो क्या कर बोल रहा है, हम सोर्स बेसिस पे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे अभी यहीं पे अगर हम लोग इस तरह से समझ लें, एक हमारा अगर ऑस्ट्रेलिया का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया एक है और दूसरा एक कंट्री है इंडिया। इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे मान लेते हैं टैक्सेशन होता है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सोर्स बेसिस पे टैक्सेशन हो रहा है। इंडिया कोई एक पर्सन ऑस्ट्रेलिया में कुछ इन्वेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से इसको कुछ अर्निंग हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया को जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, सोर्स बेसिस पे चार्ज कर लेगा उस इनकम पे टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तुम यहाँ का रेसिडेंट है इसलिए यहाँ यहाँ पर भी टैक्स दो एक ही इनकम पे। तो जो टैक्स का बेसिस होता है ये हमारा रेसिडेंशियल रूल के बेसिस पे हो सकता है चार्ज, या तो सोर्स रूल के बेसिस पे। अब इसी के कारण क्या होता है, इसी रीजन के कारण डबल टैक्सेशन इज पॉसिबल व्हेन एसएससी इज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वन कंट्री
एंड ड्राइव्स इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री, और जब वो दूसरे कंट्री से इनकम ड्राइव करता है तो इस सिचुएशन में डबल टैक्सेशन का सिचुएशन आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये समझना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट ये इंटेंशन नहीं होता है कि डबल टैक्सेशन हो, एक ही इनकम पे डबल बार टैक्स ले। ठीक है, ना तो ऐसा गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है, ना तो एक्ट का ऐसा कोई इंटेंशन होता है, बट सिचुएशन वैसा हो जाता है। अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब डबल टैक्सेशन हो जाता है तो गवर्नमेंट इसके बारे में क्या बोलता है कि हम डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड कुछ क्लाउज यहाँ पे कुछ प्रोविजन ला के रखा है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, जहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है तो इससे रिलेटेड हम कुछ रिलीफ देंगे। अब जो गवर्नमेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है ना, ये रिलीफ हमारा दो टाइप का हो सकता है, यूनिलेटरल रिलीफ या तो बायलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल रिलीफ मतलब क्या हो गया, एक साइड से रिलीफ मिल रहा है, एक कंट्री में रिलीफ मिल रहा है बट दूसरे कंट्री में रिलीफ नहीं मिल रहा है। बायलेटरल रिलीफ में क्या होता है, दोनों साइड से रिलीफ मिलता है, एक कंट्री ए में भी और कंट्री बी में भी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब बायलैटरल रिलीफ में क्या होता है, यहाँ पे दो मेथड हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पशन देने के लिए, टैक्स एग्जाम्पशन मेथड और दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड। ये सब क्या होता है हम लोग अभी नीचे समझेंगे। यूनिलैटरल रिलीफ में, अच्छा यहाँ पे एक चीज और था, यूनिलैटरल रिलीफ में जहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होता है कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में, वहाँ पे यूनिलैटरल रिलीफ का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो सेक्शन 91 में जिसके बारे में प्रोविजन है। बायलैटरल रिलीफ के बारे में जो प्रोविजन है ये सेक्शन 90 और 90A में है। अब नीचे हम लोग एक बार पीडीएफ को रिफर करते हैं, यहाँ से कुछ चीज समझने का कोशिश करते हैं। नीचे क्या बोल रहा है, जनरली इनकम इज टैक्सेड ऑन द टू बेसिस, या तो सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे टैक्स लगेगा या तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टैक्स लगेगा, जो हम लोग ऊपर समझे थे, विच रिजल्ट्स इनटू डबल टैक्सेशन ऑफ सम इनकम ऑफ द person. First, such income is taxed in the country in which such income is generated, and again, the same income may be taxed on the basis of residential status of the person in the another country. ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, वही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन दैट केसेस सच इनकम इज टैक्सेबल, वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हार्डशिप और टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, रिलीफ इज प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर। डबल टैक्सेशन का जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है। जो डबल टैक्सेशन का सिचुएशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो बायलैटरल रिलीफ या तो यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ में दो मेथड हम लोग यूज करते हैं रिलीफ देने के लिए। एक्ट में दो टाइप का मेथड के बारे में प्रोविजन हम लोग को मिलता है, एक एग्जम्पशन मेथड और दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड। बायलैटरल रिलीफ में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दोनों कंट्री, जैसे मान लेते हैं एक इंग्लैंड है और दूसरा है इंडिया, दोनों कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर लिया, अपने बीच में एक समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, जिसमें इन लोग ऐसा कुछ अपना आपसी समझौता करके ऐसा क्लियर कर लिया कि जो हमारे यहाँ का हमारा जो इंग्लैंड में जो इंग्लैंड गवर्नमेंट जिस इनकम पे टैक्स ले लेगा, इंडियन गवर्नमेंट उस पे टैक्स नहीं लेगा, या तो इंडियन गवर्नमेंट जिस इनकम पे टैक्स लेता है उस पे इंग्लैंड का गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। ऐसा दोनों गवर्नमेंट आपस में अपना एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, और इस टाइप का एग्रीमेंट के कारण जो टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। यहाँ पे बायलैटरल रिलीफ भी दो तरह से दिया जा सकता है, एक हो सकता है एग्जम्पशन वाला सिचुएशन जो हम लोग यहाँ पे भी समझे। अगर कोई इंडिया का पर्सन है राम, ये इंग्लैंड में कुछ इनकम अर्न किया और वहां पे अगर इंग्लैंड में टैक्स दे दिया उस इनकम पे, राम जो था इंग्लैंड में क्या किया, 10,000 रुपये अर्न किया, और 10,000 रुपये जो इंग्लैंड में अर्न किया इस पे मान लेते हैं अगर इंग्लैंड का गवर्नमेंट टैक्स ले लेता है, और यहाँ पे अब इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुम इंग्लैंड में कोई इनकम अर्न करता है और वहाँ पे टैक्स दे देता है तो इंडिया में हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये हमारा हो गया एग्जेम्पशन मेथड, वो इनकम को ही यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया जिस इनकम पे दूसरा कंट्री पे टैक्स दे दिया गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है टैक्स क्रेडिट वाला मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगा कि एक काम करो, तुम पहले तो
अभी हम एग्जम्प्ट डायरेक्ट इसमें ये नहीं करेंगे। इसमें क्या बोलता है ये कि तुम एक काम करो, पहले टोटल इनकम निकाल लो, टोटल इनकम पे जो तुम्हारा टैक्स बनेगा उसमें वो अमाउंट तुम यहाँ पे लेस कर देना। 10,000 पे जो भी टैक्स दिया था, मान लेते हैं अगर 1,000 टैक्स दिया तो 1,000 लेस कर देना, बाकी अमाउंट हम बाकी जो अमाउंट बचेगा वो टैक्स दे देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड। मतलब जो टैक्स दूसरे कंट्री में पेड हुआ उसका तुम यहाँ पे क्रेडिट ले लेना। तो इस तरह से हमारा होता है एग्जम्पशन मेथड, और दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है। उसके बाद यूनिलेटरल रिलीफ एक होता है। यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए का गवर्नमेंट, ऐसा हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब एग्रीमेंट नहीं होते तो अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? टैक्स पेयर। टैक्स तो टैक्स पेयर को देना ना। तो यहाँ पे हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ रिलीफ दे दे उस टैक्स पेयर को, जहाँ पे डीटीएए का सिचुएशन नहीं है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दो कंट्री के बीच में नहीं हुआ है। तो ये हमारा होता है यूनिलेटरल रिलीफ। ठीक है। सच रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय द टू वेज, वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बायलेटरल रिलीफ में क्या होता है, इन दिस गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज इंटर इनटू एन एग्रीमेंट नोन एज treaties to provide relief against double taxation of some income. The relief is granted on the basis of term of such agreement। जो उस एग्रीमेंट में बात हुआ है, जो उस एग्रीमेंट का प्रोविजन है, क्लाउज है, उसके बेसिस पे रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। जनरली सच एग्रीमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ थ्रू द फॉलोइंग मेथड, या तो एग्जाम्पशन मेथड के बेसिस पे या तो क्रेडिट मेथड के बेसिस पे। एग्जाम्पशन मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड वन कंट्री प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन to such type of income generally residence country give up its right, uh, and the country of source is given exclusive right to tax such income। जनरली क्या होता है एग्जाम्पशन मेथड में, जो रेसिडेंस वाला कंट्री होता है वो बोलता है कि वो अपना राइट को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और बोलता है जहाँ पे तुम अर्न किया वहीं पे टैक्स दे देना। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पशन वाला मेथड। दूसरा क्रेडिट वाले मेथड में क्या होता है, इस मेथड में उतने अमाउंट का क्रेडिट यहाँ पे मिल जाता है। इन दिस मेथड रेसिडेंट रिमेन्स लाइबल टू टू इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑन इट्स ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम पे वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ग्लोबल इनकम मतलब जो इंडिया में अर्न किया उस पे भी और फॉरेन पे अर्न किया उस पे भी, दोनों में। हाउ एवर एज फार द क्वांटम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज कंसर्न, credit or deduction for tax paid in source country is given by the residence country against its domestic tax, as if the foreign tax were paid in the country of residence itself। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अब टेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ रिलीफ द मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ। एग्रीमेंट में ही सारा प्रोविजन होता है, दोनों कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ। अब यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होता है, द अफोरसेड मेथड इज डिपेंडिंग ऑन बायलेटरल एक्टिविटी ऑफ द बोथ कंट्री। जो ऊपर हम लोग मेथड पढ़े बायलेटरल रिलीफ के बारे में, ये डिपेंड करता है दोनों कंट्री के बीच के एग्रीमेंट में। अगर मान लेते दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा है तो ऐसा रिलीफ कहाँ से प्रोवाइड होगा, है ना। दोनों कंट्री मान लेते हैं आप बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। हाउ एवर नो कंट्री विल हैव सच एग्रीमेंट विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सही चीज बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सभी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन का बायलैटरल रिलीफ का एग्रीमेंट हो। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच डबल टैक्सेशन इन सच केसेस कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस होता है, इटसेल्फ में प्रोवाइड रिलीफ ऑन यूनिलैटरल बेसिस। तो ये बेसिकली था हमारा डबल टैक्सेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या होता है, दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझना है, जो हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ठीक है, कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्री। आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये डीटीएए जो होता है, इसमें क्या है, इसमें मेनली क्या क्या पॉइंट होता है, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फॉर डबली टैक्स इनकम। ठीक है, जो हमारा ये एग्रीमेंट होता है इसमें मेनली क्या क्या क्लाउज होता है, इसमें बात इस चीज के बारे में प्रोविजन रहता है कि हम लोग रिलीफ कैसे प्रोवाइड करेंगे डबली टैक्सेड इनकम को।
उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे केवल इसी से रिलेटेड पॉइंट नहीं होता है डबल टैक्सेशन रिलीफ से, इसमें ये भी होता है कि हम लोग एक दूसरे कंट्री को इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जैसे ब्लैक मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर मेरे यहाँ का कोई रेसिडेंट या सिटीजन उस कंट्री में अगर ले जाके कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग इन टैक्स रिकवरी में भी हम एक दूसरे कंट्री को हेल्प करेंगे। तो ये सब कुछ जनरली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का क्लाउज होता है, पॉइंट होता है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। अब इसमें से जो नीचे था यूनिलैटरल रिलीफ वाला कंसेप्ट, इसमें किस तरह से ये रिलीफ दिया जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। इससे रिलेटेड नीचे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है इसमें, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ के बारे में बोला गया। ये क्या बोलता है, सेक्शन 91 को अगर हम लोग रीड करेंगे तो इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिसके बेसिस पे डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर डबल टैक्सेशन का रिलीफ हम लोग कब देंगे, जब हमारा नो DTEA है, नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ अगर नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 90 और 90A, तो उस केस में 91 के अंडर एग्जेम्पशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, पहला चीज तो ये बोल रहा है कि उस कंट्री के साथ अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तभी सेक्शन 91 अप्लाई होगा, इस सेक्शन के अंडर रिलीफ मिलेगा टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो यहाँ इस सेक्शन में रिलीफ टैक्स पेयर जो है क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा सिचुएशन ये बोलता है कि जो हमारा एसएससी और रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तीसरा चीज बोलता है हमारा जो जिस इनकम जो डबली टैक्सेड इनकम है, जिसपे दोनों जगह टैक्स लग रहा है, उस इनकम पे या तो टैक्स वहां पे दूसरे कंट्री में पेड किया गया है या तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट किया गया, टीडीएस डिडक्ट किया गया या तो टैक्स डिडक्ट किया गया। वहां पे पहले टैक्स पेड हो तभी तो रिलीफ दे, वहां पे पता चला पेड ही नहीं किया तो रिलीफ का क्या बात, फिर उसको क्यों रिलीफ देगी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद वहां पे कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनकम हमारा किसी फॉरेन कंट्री से आना चाहिए। ये चीज, ये सब कुछ कंडीशन है, अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हो गया तो सेक्शन 91 के अंडर रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये बोलता है सबसे पहले टोटल इनकम हम लोग को कम कैलकुलेट कर लेना है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है रमेश जो है एक इंडियन रेसिडेंट है और ये इसका नीचे कुछ इनकम का डिटेल है। इनकम जो है ये इंडिया में जो अर्न किया 2,44,000 था, और जो एक दूसरे कंट्री से अर्न किया फॉरेन इनकम जो इसका है 4,50,000, जिसके ऊपर ये फॉरेन कंट्री में 5% के रेट से टैक्स भी पेड कर दिया है। उसके बाद कंप्यूट इनकम इंडियन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी एज्यूमिंग दैट एज पर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए 450 lakh is taxable in India. However, foreign tax can be set off against Indian tax liability. ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उस अमाउंट का इसको रिलीफ मिल जाएगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर रहा तो 244 का यहाँ पे ये सेक्शन 91 वाला क्वेश्चन नहीं, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला है। ठीक है, जहाँ पे DTAA था उस टाइप का सिचुएशन का है। यहाँ पे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 244 का इनकम, ये 450 का टोटल इनकम हो गया 694। 694 का जो टोटल इनकम हुआ इस पे टैक्स हमारा बन रहा है 51,300 रुपये। ये हेल्थ एंड एजुकेशन से फाइनल टैक्स जो हमारा पेबल है ये 53,352 रुपये का था। और इस पे क्या था हमारा जो हमारा ट्रीटी जो हमारा होता है ना, ट्रीटी एग्रीमेंट, ये वही होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेन इंडियन टैक्स लायबिलिटी। फॉरेन में जो टैक्स पेड किए उसको इंडियन टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो फॉरेन में हम कितना टैक्स पेड किए होंगे, 4,50,000 का 5%। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस कंट्री में टैक्स पेड किए 5%। तो 4,50,000 का 5% अगर निकालेंगे तो 22,500 रुपये आएगा। उतना अमाउंट लेस करके ये जो बैलेंस अमाउंट बचा, दिस अमाउंट इज पेबल टू इंडियन गवर्नमेंट, टू इंडियन टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारा पेड हो जाएगा। उसके बाद एक और सिचुएशन बनता है,
उसमें मान लेते हैं अगर ऐसा रहता कि वहाँ पे डबल टैक्सेशन वाला सिचुएशन, ये चीज़ नहीं रहता, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता नो डीटीएए, कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा सेम निकलता, ये जो 53,352 रुपये हुआ ना, यहाँ तक हम लोग सेम निकालते हैं टैक्स एंड सेस पेबल। उसके बाद नीचे हम लोग निकालते हैं, ये जो हमारा है ये हो जाता रिलीफ अंडर सेक्शन 91 में अब रिलीफ कितना मिलता ये हम लोग समझते हैं। जो 91 में रिलीफ मिलता है इसके लिए बोलता है कि तुम दो चीज कैलकुलेट करो। पहला कैलकुलेट करो इंडियन इनकम टैक्स रेट, इंडियन इनकम का एवरेज टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट एक ये कैलकुलेट करो, और दूसरा कैलकुलेट करो फॉरेन एवरेज टैक्स रेट। ये दो चीज यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, इसी के बेसिस पे सेक्शन 91 में रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 90 सेक्शन 90 का था, इसको हम 91 वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज नीचे लिखने रहता कि नोट डीटीए वाला केस रहता तो क्या होता, ये हम लोग एज्यूम करके बना रहे हैं। तो ये चीज हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, इंडियन इनकम टैक्स का एवरेज रेट। अब इंडियन इनकम टैक्स का एवरेज रेट कैसे निकलेगा, हमारा इंडिया में कितना टैक्स पेबल हो जा रहा है, 53,352 रुपये, किस अमाउंट पे, ये हमारा पेड करना पड़ रहा है इस पे 694 पे। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 53,352 रुपया डिवाइडेड बाय 6,40,000 इंटू 100। यहाँ पे हमारा निकल जाएगा इंडियन इनकम का एवरेज टैक्स रेट, और दूसरा हम लोग निकालेंगे फॉरेन इनकम का टैक्स रेट। फॉरेन में कितना टैक्स पेड किया, फॉरेन में टैक्स हम लोग पेड किए थे 22,500 रुपया, 22,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000 पे, और इसका एवरेज रेट हम लोग निकालते हैं। तो ये भी हमारा आएगा 5% ही अल्टीमेटली ये आएगा, और यहाँ पे हम लोग का आ जाता ऊपर 694 था, यहाँ पे 640 हम लिखें, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 694 में। यहाँ पे हमारा इंडियन इनकम का एवरेज टैक्स रेट आ जाता 7.68%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नॉर्मल हम लोग इनकम निकाल लेंगे, इंडियन इनकम को भी लेके और फॉरेन इनकम को भी लेके, दोनों का टोटल ग्रोस टोटल इनकम उस पर टैक्स निकाल लिए 51,300 का, ये 53,352 का फाइनल जो अमाउंट आया, ये जो अमाउंट आया 53,352 रुपये का, इतना टैक्स हमारा बन रहा था। कब, अगर इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों को हम ले लेते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग को रिलीफ मिलेगा 91 में। तो 91 में ये बोलता है कि एक तुम इंडियन एवरेज टैक्स रेट निकाल लो और दूसरा फॉरेन एवरेज टैक्स रेट निकालो। इंडियन एवरेज टैक्स रेट कैसे निकलेगा, इंडिया में जो टैक्स पेबल है डिवाइडेड बाई इंडिया में टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दूसरा फॉरेन का एवरेज टैक्स कैसे निकलेगा, फॉरेन में जो टैक्स पेड किया और फॉरेन का टोटल इनकम, दोनों का एवरेज निकाल लेना है। अब दोनों में जो कम होगा, दोनों में जो कम रेट आएगा उस रेट से हम रिलीफ दे देंगे किस इनकम पे, जो डबली टैक्सेड इनकम है। मतलब 4,50,000 का यहाँ पे 5% रिलीफ मिलेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर भी 22,500 आएगा, बट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 22,500 ना आए। ठीक है, हो सकता है अगर इंडियन इनकम टैक्स रेट ही कम होता तो वो वाला अमाउंट आ जाता। ठीक है, अगर इंडियन इनकम टैक्स 4% रहता तो 4% के रेट से इसको 4,50,000 पे रिलीफ मिलता। अब यहाँ पे फाइनली हमारा 30,850 ही आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आंसर दोनों में यहाँ पे सेम आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन का उसी तरह से सेट है। इसलिए अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा सेट रहता कि इंडियन इनकम टैक्स रेट हमारा 4% रहता, या तो फॉरेन वाला ही रेट जो है 10% रहता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर चेंज हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर नो डी ए रहा तो। इससे इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये था बेसिकली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कंसेप्ट। बस यहीं तक इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।